मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या हम जिसे द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अभी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज़ के बनने की जो लेवल्स होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उससे हम कहते हैं कि ये द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मसलन ये जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये बन रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन तक, उनके तकमील होने तक, उनके बनने तक कौन कौन से स्टेप्स आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। अब जाहिर सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फर्दर वो चीज़ें बनेंगी तो और कॉम्प्लेक्स, ऐसे मिलते मिलते कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम आते जाएंगे। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो लेवल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेस्ड होती हैं केमिकल फाउंडेशन पे। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं वो बने हुए होते हैं सेलों पर, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, इसमें फिजिकल और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ मौजूद होते हैं। इसमें वाटर मौजूद होगा, इसमें केमिकल्स मुख्तलिफ अक़साम के मौजूद होंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये जो लेवल्स होंगी, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? ये स्टार्ट होंगी एटम से। अब हमें पता है कि जो मैटर है ये मुश्तमिल होता है एलिमेंट्स पे। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं एटम पे, ये कंपोज होते हैं एटम पे। अब पुराने ज़माने में ये कहा जाता है कि एटम जो है अनकटेबल है, अनडिविजिबल है, हम उससे ना ही तकसीम कर सकते हैं ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मौजूद हैं, जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद हमें जब पता चला, या बाद में जो थ्योरीज दी गई, तो हमें पता चला कि ये एटम जो है ये फर्दर मोर सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सारे अक़साम, ये जो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ये मिलकर बनाते हैं एटम को। तो उसके बाद में एटम की जो डेफिनेशन रही वो तो तब्दील हो गई, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर बात करें चार्ज की, तो वो चार्ज सेम होती है, लेकिन फ़र्क इसका होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। मास की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बड़ा होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा बड़ा होता है, या अप्रॉक्सीमेटली वही एक जितने होते हैं। नेचर में बात करें तो 100 से ज़्यादा अक़साम के जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी में ये 16 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनमें जो 6 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये मेजर तौर पर वाइटल काम परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए। या हम ऐसे बात करें कि ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं ये 98% ऑफ द वेट ऑफ बॉडी बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। अच्छा, एटॉमिक लेवल के बाद में आ जाती है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बनते हैं जब ये एटम एक दूसरे से मिलते हैं। ये मुख्तलिफ अक़साम की जो बॉन्डिंग्स बनती हैं, जिससे हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जब बॉन्ड्स होंगी तो ये बनेंगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलेंगे। अभी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स की, हम क्या कहते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। ये कंस्ट्रक्ट होते हैं ग्रेट वैरायटी में और कॉम्प्लेक्सिटी में। ये क्लासीफाइड किए जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब माइक्रो मीन्स स्मॉल, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो हो वो कम हो, उनको हम कहते हैं कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, हम उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बड़ा। अब ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से मिलेंगे तो बनेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनेगी, जिनको हम प्रोटीन्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और लिपिड्स हैं, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये यूनिट्स हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के, ये कंबाइन होंगे तो ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। उसके बाद में हम बात करें एटॉमिक लेवल हो गई, मॉलिक्यूलर लेवल हो गई, अब है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अब बायोमॉलिक्यूल्स जब वर्क करेंगे एक दूसरे से मिलकर एक सस्पेंशन के फॉर्म में, तो हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये लिविंग पार्ट होता है सेल का, यानी जिसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। ये क्या है? ये लिविंग मटेरियल, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म ये कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिक और स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें मौजूद होंगी। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होंगे। जब प्रोटोप्लाज्म वर्क करेगा एज ए यूनिट के तौर पर, तो इसको हम कहेंगे सेल। तो सेल जो है बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जब एक ही अकसाम के सेल्स मिलेंगे तो ये ऑर्गेनाइज होकर बनाएंगे ग्रुप। अब इस ग्रुप को हम कहेंगे ये टिश्यूज़ हैं। डिफरेंट टाइप्स के जब टिश्यूज़ एक दूसरे से मिलेंगे पर्टिकुलर मैनर में, तो ये काम करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स जैसे मसलन अगर बात करें आम की, तो अगर हम बात करें हार्ट की, हार्ट भी जो है वो ऑर्गन है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन की, ये भी ऑर्गन है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जब मिलेंगे, काम करेंगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो ये परफॉर्म करेंगे एक फंक्शन। इसको हम कहेंगे ये ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम जैसे मसलन अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम्स बनेंगे। इसमें क्या होगा कि मुख्तलिफ अक़साम के जो ऑर्गन्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे से रवाबित कायम करके ये काम करेंगे, तो हम इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एज ए यूनिट और काम करेंगे, तो हम इस ऑर्गेनिजम्स को, इस बॉडी को हम कहेंगे कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, हार्टा जो है वो भी मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो उसकी बॉडी जो है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में टैक्सोनॉमिक लेवल, दूसरी लेवल है जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम कहते हैं जो रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब ये स्पीशीज़ जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है टैक्सोनॉमिकल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। अब इस स्पीशीज़ में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे जो इंटरब्रीड करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपनी औलाद प्रोड्यूस करें। जैसे अगर हम मसलन बात करें मेल और फीमेल, यानी ह्यूमन मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और फीमेल दिखने में एक जैसे। अब ये जब इंटरब्रीड करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या होगा कि ये प्रोड्यूस कर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब जब वो अपनी औलाद पैदा करेंगे, तो उनकी जो औलाद होगी जब वो मैच्योर होंगे तो उनमें सलाहियत होगी कि वो अपने बच्चे पैदा कर सकें। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, ये इंटरब्रीड होंगे तो अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये स्पीशीज़ है। डॉग्स की अगर बात करें तो कुत्ता, अब यह जब फर्टिलाइजेशन होगी इनमें, तो ये भी अपने बच्चे से बच्चे पैदा कर सकेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक अलग स्पीशीज़ हो गई। गॉड्स, काऊ, कैमल, ये सब क्या हैं? ये मुख्तलिफ अक़साम की स्पीशीज़ हैं। अब पॉपुलेशन लेवल आ गई। अगर सब मेंबर एक स्पीशीज़ के किसी एक ख़ास खित्ते में, किसी ख़ास हैबिटेट में रहें, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये पॉपुलेशन है। मसलन अगर तोतों की अगर बात करें, तोते जो होते हैं पैरोट्स, ये पैरोट्स अगर किसी दरख्त पर रह रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये पैरोट पॉपुलेशन है। अगर फ्रॉग्स रह रहे हैं अगर किसी तालाब में या किसी खास जगह पे, तो हम उसको क्या करेंगे? ये फ्रॉग्स की पॉपुलेशन है। ह्यूमन रह रहे हैं, तो जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन होती है, तो किसी खास खित्ते में जो लोग रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये ह्यूमन पॉपुलेशन है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंसानों को गिनते हैं। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें कम्युनिटी लेवल, तो मेंबर्स जो होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के किसी खास हैबिटेट में रहें, तो हम उसको क्या कहते हैं? ये कम्युनिटी है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आ गए, मसलन किसी एक ही दरख्त पर रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये भी बर्ड्स कम्युनिटी है। अच्छा, उसके बाद में क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में कम्युनिटी, अच्छा कम्युनिटी लेवल में अगर हम दूसरी बात करें, तालाब है, उस तालाब में पानी मौजूद है, उसमें फ्रॉग्स भी रह रहे हैं, उसमें फिशेस भी रह रही हैं, उसमें स्नैक्स भी रह रहे हैं, और दूसरे जो पॉपुलेशंस है वो भी रह रही हैं। अब ये जो पॉपुलेशन किसी खास खित्ते में रह रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये मुख्तलिफ अक़साम की जो कम्युनिटीज रह रही हैं, उसको हम बोलेंगे ये कम्युनिटी है। हम इंसान रह रहे हैं, हम इंसानों के साथ क्या रह रहे हैं? हमारे जानवर, हमारे मवेशी रह रहे हैं, हम जैसे गॉड से रह रहे हैं, कैमल रह रहे हैं,
उसके बाद में बफेलो। तो ये जो रहने मुख्तलिफ़ अक़साम की स्पीशीज़ हमारे साथ पॉपुलेशंस जो रह रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कम्युनिटी है। अच्छा, उसके बाद में इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड करती हैं उनके नॉन लिविंग मैटर पे। जैसे मसलन अगर बात करें ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन के ज़रिए, और रेस्पिरेशन के ज़रिए जो ऑक्सीजन मिल रही है तो ये कहाँ से मिलेगी, इन्वायरमेंट्स मिलेगी। तो अगर ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट्स में ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये इंटरेक्शन जो इकोसिस्टम वाली है, हम इसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। लाइट ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं, रोशनी ले रहे हैं, ये तो सारी ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम से जो चीज़ें ले रहे हैं, हम उसको इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल का मतलब है ये जो पार्ट ऑफ अर्थ है, ज़मीन का ये जो वो खिता जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। उसके बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सब एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, ये सारे अक़साम की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मसलन एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, मसलन अगर बात करें अमीबा, तो अमीबा जो है वो रेस्पिरेशन भी करेगा, वो एक्सक्रिएशन भी करेगा, उसके बाद में सारे डाइजेशन भी करेगा, सारे ज़िंदगी के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा। ये डाइजेस्ट करेगा फूड को, रेस्पायर करेगा, एक्सक्रिएट करेगा, मूव करेगा। ये सेल्यूलर बेस पे जो सिंपल मेथड्स हैं उनके ज़रिए ये सारे काम करेगा। जैसे मसलन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जो एक सेल वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जब मुख्तलिफ़ अक़साम के ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं एक दूसरे के साथ और ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये कॉलोनी है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ रहें, एक कॉलोनी बना के, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो, यानी किसी को ये काम करना है, किसी को वो काम करना है, किसी को ये, तो ऐसा नहीं है, एक साथ ही रह रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होते हैं, वो ज़िंदगी अपने लिए गुजारते हैं और ये डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे, और ना ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मसलन वॉल्वॉक्स की बात करें, ग्रीन एल्गा है, तो ये एग्जाम्पल है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो तब बनते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मुख्तलिफ़ अक़साम के बहुत ज़्यादा सेल्स एक दूसरे से मिलें, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फ्रॉग हैं, मस्टर्ड, प्लांट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्टर्ड को भी और फ्रॉग को भी। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।